लिए जितने भी इतनी सुबह जो भी लोग आज हमारे साथ एफपीआरटी के सेशन में जुड़े हैं, ये बात तो तय है कि उनका ये क्लियर इंटरेस्ट है कि उनको जिंदगी में कुछ आगे अच्छा करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह इस टाइम पे अपने बिस्तर में सो रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन आज जो ये टाइम आपने सुबह इतनी सुबह अपनी लर्निंग के लिए निकाला है, तो वो ये सब वो लोग हैं जो लाइफ में सीरियस लोग हैं, जिन लोगों को अपनी जिंदगी में आगे कुछ अच्छा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कुछ अच्छा करना है। तो जैसा हम लोगों का एक सिस्टम है कि हम लोग अपनी सेशन की शुरुआत सरस्वती वंदना के बाद शेयरिंग से लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी जिन जिन लोगों की कुछ शेयरिंग है तो वो अपने डिजिटल हैंड रेज करें। एक पहला हाथ मैं देख रहा हूँ कि सुबोध पंडित जी ने रेज कर दिया है। तो सुबोध जी, आपका स्वागत है। राजेश जी, उनको अनम्यूट करिए प्लीज। वो जी अनम्यूट करो अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू। सबों को प्रणाम और सबों का आशीर्वाद चाहिए। पहले तो मैं एक छोटा सा खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मेरा एमडीआरटी लास्ट वीक में डिक्लेयर ऑफिशियली हो गया। इसके लिए आप लोगों का ब्लेसिंग चाहिए। और मेरा 31 अगस्त का सीओटी डिक्लेयर होगा, उसके लिए मुझे और ब्लेसिंग चाहिए। तो क्या आप लोगों का ब्लेसिंग रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एक फैंटास्टिक शेयरिंग करता हूँ। जो होता है ना कि सीए हमारे कभी अडल भी होते हैं और चैलेंजेस होता है, तो बहुत अच्छा शेयरिंग है। एक बिजनेस ग्रुप से सीए मिले, तो जब हम लोग जाते हैं तो वो देखते हैं ना कि आंख का कि मेरा गोल किधर है, तो मैंने उनको टारगेट किया कि ये सीए से मुझे मिलना है। तो उनको मैंने दूसरा बार क्या, सर एक बार 1-to-1 करते हैं, हम लोग मिलते हैं। तो बोला ठीक है, आ जाइए ऑफिस में। बोले ठीक है, आ गए ऑफिस में। तो ऐसे ही बातचीत हुआ। होते होते मैं बोला कि सर आपके पास इन्वेस्टमेंट तो होगा बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा रिव्यू किए क्या आप? तो बोले रिव्यू क्या करना है? हमने रिव्यू से ये मालूम होता है कि कैश फ्लो आपका कैसा है, क्या है टारगेट, क्या आज आप कितने की कैपेबल है और आज कितना आपका कवर है। तो बोला हाँ वो तो नहीं पता है पंडित जी, नहीं किए हैं। ऐसे एक 2-3 पॉलिसी है मेरे पास, देख लीजिए। तो उन्होंने डाटा दिया, मैंने देखा तो एक पॉलिसी लैप्स था। टर्म पॉलिसी लैप्स थी, वो भी छोटा, जो होना चाहिए नहीं था। ठीक है। तो मैं उनको बोला कि सर ये तो बुरी खबर है। बोलता है क्या हुआ बुरी खबर? हमने सर आपकी पॉलिसी एक लैप्स है और 2-3 तो ड्यू है, लेकिन एक लैप्स है, उसको तो टर्म प्लान है। तो क्या करना पड़ेगा? मैं बोला कि सर उसको मेडिकल कराना पड़ेगा और ये आपके कॉस्ट पे होगा। तो बोला कितना लगेगा? हमने सर वही 2-3 हजार लगेगा उसका, 4 हजार तक होगा। तो सीए समझता है ना, कैलकुलेशन में फास्ट करते हैं। तो बोलते हैं कि ये हमको क्यों देना पड़ेगा? हमने सर लैप्स आपने किया कि इंश्योरेंस वाले किए हैं? वो हमको देना पड़ता है क्या? हमले हाँ सर आपको देना पड़ेगा, करीब 3-4 हजार होगा, देख लीजिए। तो वो थोड़ा रुक गए। हम बोले सर हमारे पास एक नया ताजा तरीका है जो आपके ये 4 हजार माफ हो जाएगा, तो जल्दी बोलो। हमले हाँ बोलता हूँ। अगर आप कोई नए पॉलिसी लेंगे तो उसके साथ रेनुअल हो जाएगा और आपको वही मेडिकल में हो जाएगा, एडिशनल मेडिसिन में नहीं करना पड़ेगा और आपका रेनुअल भी हो जाएगा। बोला ये जल्दी कर दो पंडित जी। अच्छा आप क्या सोचे हैं? तो अपना जो फॉर एवर जीवन उमंग का प्लान है मैंने प्रेजेंट किया, तो वो हो गया है और उसका प्रीमियम 1 लाख, हाफ ईयरली 1,98,000 उठा है, हाफ ईयरली। ठीक है। उतना ही नहीं, अभी और रुकिए, एक बार और शायद आप लोगों को क्लैपिंग करने का मौका मिलेगा। जब हो गया तो हम बोले कि चूंकि मैं डाटा लिया ना, तो बोला कि सर जो जो पॉलिसी सब दे दीजिए। तो उन्होंने अपने वाइफ का भी दिया, अपना भी दिया, बच्चे वगैरह का नहीं था तो नहीं दिए नहीं। ठीक है। तो मैं बोला सर आप साथ में जाएंगे मेडिकल, तो क्यों नहीं भाभी जाए का भी साथ में हो जाए, वो साथ में जाएंगी, हो जाएगा एक ही बार दोनों काम खत्म। तो बोलता है उनका भी कर दो। तो उनका भी उतने का हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे हंसते खेलते मैंने इंश्योरेंस बना लेता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग नहीं है। नहीं, थैंक बहुत यू। बढ़िया। जो हमारे प्रधान श्री राजेश चित्र जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि मेहनत और मुलाकात कभी व्यर्थ नहीं जाती। और हम अपना यदि काम ईमानदारी से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी हमारे फेवर में ही रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पंडित जी ने उनको एक सोल्यूशन दिया, 3-4 हजार रुपए बचाने का सोल्यूशन दिया। देखो, क्लाइंट को क्या समझ आता है, उसके अपने फायदे की चीज समझ आती है। जो चीज उसके फायदे की है ना, वो उसको तुरंत समझ आती है, विदाउट फेलियर समझ आती है। उन्होंने उसको समझाया कि
भाई ये फायदा है, तो उन्होंने इमीडिएटली उसको इनकैश करा। और आपकी एमडीआरटी हो चुकी है। एफपीआरटी परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। और आपका जो अगस्त का जो टारगेट है जिसमें आपने सीओटी कंप्लीट करना है, उसकी भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि एक बारी वो अनम्यूट करके आज की आगे की कार्य कुछ बताएं। आप क्या चीज उनके पास, क्या इन्फॉर्मेशन है उनके पास? राजेश चेतन आ, सर। आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें हम सुनील डैंग साहब को सुनने वाले हैं। आ, सूचनाएं तो बहुत महत्वपूर्ण अभी आपके सामने आज आने वाली है। हम सब लोग 10 जून को एक बहुत ही क्या कहूँ, शब्द भी नहीं आ रहा सर मैं समझ में। आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन हम शाम जब तक ये सेशन खत्म होने के टाइम पे करें, क्योंकि अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स जुड़ेंगे, तो सेशन एग्री के एग्री एंड पे ना एग्री हमारे पास एग्री। पूरे पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो सही हमको सही सही। सारी हमारी ये मंशा है कि मैक्सिमम लोगों तक ये आज की जो इन्फॉर्मेशन है पहुंचे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे के लिए मैं अभी और किसी का कोई शेयरिंग है तो बताइए। नहीं है किसी की? चलो एक शेयरिंग, छोटी सी शेयरिंग करके मैं फिर आज के स्पीकर श्री सुनील डैंग जी को आमंत्रित करूंगा। तो आज मैं मेरी एक शेयरिंग ये है कि लास्ट ईयर मैंने अपने मेरे एक मित्र हैं जिनको अ, जीवन उमंग प्लान 4.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का उनको, और 2 लाख रुपए उनकी वाइफ का प्रीमियम था। वो उनको मैंने 4.5 लाख रुपए का प्रीमियम का पॉलिसी उनको दिया। और अच्छे मित्र हैं, कम से कम 15 सालों से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब दिसंबर 2013 में जब पॉलिसीज बंद हुई थी, जब भी मैंने उनको कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, उस 2010 में भी मैंने उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी। तो अच्छा पुराना रिलेशन है। लेकिन कल उनका फोन, वो अपना उनका अप्रैल का प्रीमियम जमा होना था, अप्रैल 2023 से पेंडिंग चल रहा था। और मैं अपने सभी क्लाइंट्स को कभी भी पेंडिंग, मतलब मेरा सिस्टम ये है कि हमारा मोर देन 95% प्रीमियम उसी मंथ में जमा होता है। हम लोग ग्रेस पीरियड में नहीं लेके जाते। ये हमने अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से फाइन ट्यून कर रखा है कि हम लोग ग्रेस पीरियड नहीं देते अपने क्लाइंट्स को। बोलते हैं कि सर ये आपके लिए बनाई ही नहीं है। तो वो, लेकिन वो उस बार बार ये बोल के चल रहे थे कि यार वो पैसे की तकलीफ आ रही है, पैसा थोड़ा तकलीफ कर रहा है, अभी अभी है नहीं पैसे। तो अल्टीमेटली कल सुबह उनका उनसे बात हुई। वो तो मेरी ये ने बताया कि सर वो काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं और वो प्रीमियम जमा नहीं करा रहे, और अब यदि अभी भी जमा नहीं कराएंगे तो लेट फीस लग जाएगी। तो मैंने उनसे बात करी तो कहने लगे यार वो मेरे पास ना कोई प्राइवेट बैंक से बंदा आया था, और वो एक ऐसी पॉलिसी दे रहा है मुझे, जिसमें मुझे सिर्फ 6 साल ही पैसे देने हैं, और 6 साल में भी पहले साल से ही पैसे मिलने वापस शुरू हो जाएंगे। तो आप मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कैसे करें। मेरे पास ये 15 साल की प्लान है, पता नहीं आगे चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा। और जब हमने लास्ट ईयर ये प्लानिंग करी थी, तो कुछ ही लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा डिस्कशन मोड में रहते हैं, तो ही इज वन ऑफ देम, कि जिसको बहुत लंबी डिस्कशन के बाद, पूरा पोर्टफोलियो डिस्कशन के बाद, क्योंकि 2027 में बहुत सारी उनके पास एक काफी बड़ा प्रीमियम, काफी बड़ी मैच्योरिटीज आ रही हैं। तो ये डिस्कशन हमारा पिछले साल ही हो गया था कि ये जो बैलेंस प्रीमियम है ना, आपको उस जब भी पिछले साल भी उन्होंने यही कहा था कि 4-5 साल का प्रीमियम मैं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे का मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो 2022 में कहा था, मैंने कहा 2022 में से लेके अब 26 तक दो, 27 में मैं पैसा दूंगा आपको, उसी से रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दूंगा आपको। आगे 10 साल की प्रीमियम की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 22 से लेके 26 तक आपको अपने पास से देने हैं, और 27 से लेकर अरेंजमेंट अपने पास है, क्योंकि मेच्योरिटीज का अमाउंट इतना आना था कि उनसे आगे की मेच्योरिटीज हो सकती थी, इजीली चल सकती थी, पॉलिसीज का रिन्यूअल चल सकता था। तो चलते रहे, तो काफी आर्गुमेंट। फिर उन्होंने मेरे को फाइनली ये कहा कि आप ना ये मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ जो उन्होंने भेजी थी मेरे पास, प्राइवेट कंपनी की। तो मुझे सिर्फ 3-4-5 मिनट लगे उनको उसको उनकी उस बात को समझाने में कि भाई ये पॉलिसी में और हमारी वाली पॉलिसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, आप इसमें आपके पास कुछ भी नहीं मिल रहा, और हमारी पॉलिसी में सर जीवन उमंग के अंदर और प्राइवेट कंपनीज की पॉलिसी के अंदर में एक ही बड़ा फर्क है। उनकी थोड़ी सी हो सकता है इमीडिएटली पैसा थोड़ा सा ज्यादा मिलता है उनके यहाँ पे, लेकिन जो हमारी पॉलिसी के अंदर रिस्क कवर बढ़ रहा है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है। और ये हमारा बहुत बड़ा यूएसपी भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि जब आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं उसके बाद भी रिस्क कवर चलता रहता है। तो उस डिस्कशन में आए, और 15 मिनट के बाद
उन्होंने कहा चलो अब आप मैं आपसे बात होगी, अभी तक मैं आपकी टीम से बात कर रहा था, तो मैं इसको प्रीमियम को जमा कर रहा हूँ। और ये बात है सुबह 11:30 बजे की, लेकिन 5 बजे तक प्रीमियम फिर जमा नहीं हुए। तो मुझे लगा यार ये तो मामला समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। फिर भी मैंने सोचा कि चल आज यदि नहीं जमा होंगे तो शाम को फिर मैं दोबारा से बात करूंगा। लेकिन 6 बजे जब मेरे ऑफिस से मेल आती है, तो उसमें उन्होंने मेंशन करके दिया कि ये दोनों प्रीमियम्स पे हो गए। तो बस सिर्फ हमें अपने क्लाइंट के साथ थोड़ा सिंक रहना है, उसकी बात को समझना है। उसने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, हमने उसको उस प्रेजेंटेशन को तरीके से समझ करके उसको रिवर्ट किया, तो उससे ये होगा कि उसको जो उसकी क्लियरिटी, और फिर 1 साल दे चुका था, उसको बार बार ये भी लग रहा था कि 1 साल मैंने प्रीमियम दे दिया, यदि मैं अभी कुछ नया करूंगा तो 1 साल का तो वापस मिलेगा नहीं कुछ भी। उसने पूछा था मेरे से 1 साल का क्या होता है, मैं कहा 1 साल का कुछ नहीं होता। तो ये बात थी। तो उस तरीके से वो 4.5 लाख रुपए का प्रीमियम कल जमा हो गया रिन्यूअल का। तो ये छोटी सी शेयरिंग थी। बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें अपने क्लाइंट के साथ मिलकर के चलना है, उसकी बात को समझना है, उसके ऊपर कोई चीज थोपनी नहीं है, मेन बात ये है। लेकिन अपनी बात को यदि हम तरीके से समझाएंगे तो हम जीत जाएंगे। और यदि हम उसको अपनी बात को नहीं समझा पाए, और यदि बैंक वाला उनको समझा देता अच्छे तरीके से, जो बात हमने समझाई, बैंक वाले ने भी कोशिश की होगी उनको कुछ ना कुछ समझाने की, लेकिन क्योंकि एक हमारी रिलेशनशिप पुरानी थी उनसे, दूसरी हमने जो बातें करी, वो पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर बैकग्राउंड का बंदा है, तो उसको भी मालूम समझ आया कि हाँ भाई क्या बात हो रही है, तो वो प्रीमियम्स जमा हुए। तो ये मेरी छोटी सी शेयरिंग थी। तो मैं आज इससे ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनके पास आज हमारे को देने के लिए बहुत कुछ है, और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए जो हमारे एफपीआरटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री सुनील डैंग जी को आमंत्रित करता हूँ। और सुनील डैंग जी का परिचय कोई बहुत, क्योंकि एफपीआरटी में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो एफपीआरटी परिवार में सुनील डैंग जी को। फिर भी छोटा सा परिचय ये है कि सुनील डैंग जी प्रोफेशनल से इंजीनियर एमबीए हैं, और एक सर्वेयर हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सर्वेयर हैं, और अपनी मैडम के उनकी वाइफ के नाम से उन्होंने एलआईसी की एजेंसी ले रखी है, और काफी अच्छा काम करते हैं, पिछले कई सालों से लगातार एमडीआरटी हैं। और उनका जो अभी जो बेसिकली जो उनका यूएसपी है, वो मोटिवेशन पे काम कर रहे हैं। और मैं आज का उनका जो टॉपिक है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, जो मैंने अभी जैसे बताया कि यदि हम अपनी बात को तरीके से पहुंचा पाएंगे, तो हम अपने ना केवल रिन्यूअल्स को बचा पाएंगे, बल्कि अपने नए बिजनेस को भी अच्छे तरीके से ला पाएंगे। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं सुनील डैंग जी को आमंत्रित करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैट बॉक्स में वेलकम सुनील भाई, वेलकम सुनील का सर करके हम लोग सुनील भाई का वेलकम करें। और ओवर टू यू सुनील भाई, द स्टेज इज योर्स नाउ। थैंक यू अतुल भाई। मैं पूरी एफपीआरटी की टीम का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए। स्पेशल थैंक टू राजेश चेतन जी, अतुल जैन जी, सुरेश अरोड़ा जी, अजय त्यागी जी, राजेश राठौर जी, मोहन सिप्पी जी और संजय सिंह जी। एक पूरी टीम लगती है किसी भी काम को करने के लिए। अभी एफपीआरटी लगातार, हमारे राजेश भाई का एक सपना है, एजेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहो, जो लोग पैसा नहीं दे सकते उनके लिए भी करो। तो लगातार सेशन होते रहते हैं और अच्छे अच्छे स्पीकर ढूंढ के इस प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। दोस्तों, मैं अपने सेशन की शुरुआत करूंगा एक स्टोरी से। रामायण के बारे में आप सबको पता है, जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, मरने के बाद रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। रावण जो कि शिव के परम भक्त थे, मरने के बाद भी सालों तक तपस्या करते रहे और शिव जी ने उनको दर्शन नहीं दिए। वो चाहते थे शिव जी उनको क्षमा कर दें, मगर शिव जी ने ऐसा नहीं किया। यह सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। वह शिव जी के पास गई और बोली, हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? रावण जैसे परम प्रिय भक्त को दर्शन क्यों नहीं दे रहे, उन्हें क्यों नहीं क्षमा कर रहे? शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और कहा, पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो आदमी जाने अनजाने में करता है, उसका निवारण या भरपाई माफी मांगकर कर सकते हैं। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना गया है, जैसे हत्या, अपहरण और ऐसे कई जघन्य अपराध हैं, उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। मगर तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। इस पर पार्वती जी ने
शिव जी को रोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, वह तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप इसे महापाप क्यों मान रहे हैं? इस पर शिव जी ने कहा, जिस पाप का प्रभाव मानवता की प्रभुता पर सदियों तक रहता है वह महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का वेश धारण किया, जिससे पूरा संसार, जिसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ा और काफी सनातन सदियों तक ये प्रभाव रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है। मेरी नजर में वह सभी रावण है जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, वह सभी लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा काम सोसाइटी ने आपको दिया है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। आप क्या दे के आते हैं? एक पेपर दे के आते हैं। अगर वहां भी क्लाइंट के साथ गलत करते हैं, नहीं सीखते हैं, तो गलत होगा ही होगा। इसीलिए मैं राजेश चैतन्यपुरी एफपीआरटी की टीम को पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मुहिम चलाया है कि लोग आए और पूरे इंडिया से इसके साथ जुड़े और सीखें अपने काम को, ताकि लोग जिस काम के लिए दुनिया उनको सल्यूट करे, जिस भी काम में आज हमारे पास क्या है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। हम जगह जगह, मतलब आप बोलोगे कि ऐसे क्यों बोला, मेरे हिसाब से तो हम मुंह मारते हैं। ये इंश्योरेंस, 10 इंश्योरेंस, अरे आपके पास जो इंश्योरेंस है, आप सोच के जिस कंपनी में जुड़े थे उसी पे क्यों नहीं पूरा ध्यान देते और अपने क्लाइंट को पूरी बात क्यों नहीं करते। और मैं सभी मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं आज, उनका भी धन्यवाद करता हूं। उनकी सीखने की जो लालसा है ना, उसको भी प्रणाम करता हूं। आप ऐसे ही सीखते रहो और सोसाइटी में एक बहुत बढ़िया काम करो। धन्यवाद दोस्तों। आज की मैं अपनी इसको शुरू कर रहा हूं। कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थोड़ा ये सेशन इंग्लिश और हिंदी मिक्स रहेगा, तो आप मेरे साथ बने रहना। सुनील भाई, शेयर स्क्रीन कर रहे हैं क्या आप म्यूट में हैं इस टाइम पे? होगी स्क्रीन शेयर? हो हेलो, गई। हो रही है, ठीक है। होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम सभी लोग करते हैं किसी ना किसी तरह से। हम अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, चाहे हम बोले या ना बोले, हमारा कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों, स्टार्ट करता हूं सेशन आज का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेल्स पर्सन को कैसे करनी चाहिए? स्किलफुल और पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, मैसेज विद इन ए सेल्स एंड सर्विस कॉन्टैक्ट. It involves transmitting information clearly, accurately, and in a manner that is understood and received by the intent client. Effective communication is essential for the smooth functioning of sales, problem solving, and play a crucial role in achieving sales goal and objective. इसके क्या क्या बेनिफिट है? इससे क्या होगा? इंप्रूव्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स पर्सन एंड क्लाइंट, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, एनहांस रैपो एंड ट्रस्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. हाउ टू सुनील भाई, सॉरी, यदि आपको ठीक लगे तो एक बार ना जो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा उसका मतलब हिंदी में भी समझा दीजिए सर. ओके ओके सर, ओके. हाउ टू इंप्रूव एंड एनहांस अंडरस्टैंडिंग. अपनी कम्युनिकेशन को हमने कैसे इंप्रूव करना है, मैं आपको एक मॉडल से समझाऊंगा, आप इसको समझें. जी, हमारे कोई भी चीज हमें अगर सीखनी है, आप किसी भी चीज को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फर्स्ट आपको अवेयरनेस में आना होता है. हमारे 5 सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर कोई भी चीज जाती है. पहली सेंस है विजुअल, जो हम देखते हैं
वो हम अपने अंदर स्टोर करते हैं। सेकंड इज ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब जो हम सुनते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं। थर्ड है काइनेस्थेटिक, जो टच और फील से हम लोग कुछ चीजें अंदर लेते हैं। और फोर्थ है ओलाफैक्टरी, सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल से कोई चीज अंदर जाती है। और पांचवी है गेस्टेटरी, सेंस ऑफ टेस्ट। दोस्तों कई बारी हमें कोई खुशबू आती है, हमें लगता है यार ये तो गांव के देसी घी की स्मेल आ रही है। ये स्मेल, ये चीजें हमारे अंदर स्टोर होके पड़ी हैं कई चीजें। और इसकी चेकलिस्ट आपको बता रहा हूं। ऑब्जर्व देम वेरी शार्पली विथ नो माइंड फिल्टर। हम कोई भी चीज अपने अंदर लेते हैं तो 3 फिल्टर से हमारे अंदर जाती है, वो आपने माइंड फिल्टर नहीं लगाने। और सेकंड है इज योर माइंड इज फ्लक्चुएटिंग। जब आप क्लाइंट के पास बैठे हैं, क्या आपका माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है, सोच रहा है अंदर अंदर। थर्ड, चेक योर सेल्फ दैट यू आर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। जब आप क्लाइंट के सामने बैठे हैं तो क्या आप प्रेजेंट हैं। माइंड के 3 फिल्टर मैंने आपको बात की थी अभी। हमारे अंदर कोई भी चीज अंदर स्टोर होती है तो 3 फिल्टर से होके स्टोर होती है। फर्स्ट फिल्टर है, कोई भी चीज हमारे अंदर जाती है, कुछ चीजें डिलीट होती हैं, कुछ चीजें डिस्टॉर्ट होती हैं, और कुछ चीजों को हम जनरलाइज करते हैं। डिलीट क्या होता है, जैसे हमने कोई पेट नहीं पाला हुआ, तो हमारे को हमारे आसपास कोई अगर पेट स्टोर है तो वो नजर ही नहीं आएगा। जब तक हमारे पास मारुति की गाड़ी नहीं होती, हमें मारुति के स्टोर्स भी नजर नहीं आते, डीलरशिप भी नजर नहीं आती। लेकिन जिस दिन हम ये मारुति खरीद लेते हैं, हमारा ध्यान मारुति जैसे दिखेगी, मारुति की डीलरशिप पे भी जाएगा, मारुति की वर्कशॉप पे भी जाएगा, कहां कहां चीजें होती हैं। सेकंड है डिस्टोर्ट। हम चीजों को अपने हिसाब से डिस्टोर्ट करके सेव करते हैं। आपको क्या करना है, मतलब जैसे हमने कई चीजों को माना हुआ है, ये लड़की है ना तभी तो, ये चीज मेरे लायक नहीं है। इंजीनियर होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, मतलब ये हमने अपने अंदर कुछ चीजें स्टोर की हुई हैं। थर्ड है जनरलाइज। जनरलाइजेशन में क्या होता है कि हम मानते हैं कि जो गवर्नमेंट वाले हैं ना, ऑफिस में काम नहीं होता, ये आपको तंग करते हैं, ये आपका काम करना ही नहीं चाहते हैं, ये इतने पेपर डिमांड करते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती है। ये सारे फिल्टर हमारे हैं, हमने लगाए हुए हैं फिल्टर। नेक्स्ट, हर आदमी का, आपको अपने आप को ना कूल रखना है। हर आदमी का इस दुनिया में अपना एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है। हर आदमी का अपना एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब क्या होता है कि आपने फिल्टर से कोई भी चीज अंदर ली और उसको इंटरनली अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि ये है, कुछ भी आपके जो बिलीफ्स हैं उसको लगा के उसको जब आप स्टोर करते हैं ना, वही आपका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बनता है। Also second है our internal representation decide what we are going to communicate outside। हमारी जो रिप्रेजेंटेशन हमने अंदर स्टोर की हुई है ना, वही डिसाइड करती है हमें क्या बोलना है। योर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इज सब्जेक्टिव मैटर, नॉट एन ऑब्जेक्टिव मैटर। अभी देखो ये 2 आदमी खड़े हैं और नीचे 6 लिखा हुआ है। जो इस तरफ से देख रहा है उसको 6 दिख रहा है, जो उधर से देख रहा है उसको 9 दिख रहा है। ना 6 गलत है ना 9 गलत है। हर आदमी का अपना प्रोस्पेक्टिव होता है। इस चीज को जहन में उतार लें, मतलब कोई भी आदमी गलत नहीं होता। उसका जैसे आईआर होता है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, वैसे ही वो रिप्रेजेंट करता है चीजों को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल। किसी भी चीज को हम अपने अंदर कैसे स्टोर करते हैं, आप इसका पिक्चर भी ले लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्सटर्नल इवेंट जब हमारे साथ घटता है, 5 सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर जाता है। अभी मैंने समझाया था, साइट हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं। इन 5 सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर जाता है। उसके बाद हमारे फिल्टर काम करते हैं, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। तीनों का मैंने अभी डिफाइन किया था आपको। दोस्तों ये जब चीजें हमारे अंदर स्टोर होती हैं, उसी से हमारा वैल्यू सेट बनता है, बिलीफ बनते हैं और एटीट्यूड बनता है, हमारी मेमोरी में आता है, उसी से हम डिसीजन लेते हैं और वही हमारी लैंग्वेज बनती है। दोस्तों इन 5 चीजों से हमारा
इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है। आप इस चीज को कभी भी जिंदगी में आप कोई चीज स्टोर करेंगे, कोई चीज सुनेंगे, उसको कैसे स्टोर करना है अपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि यही चीजें हमारे इमोशनल स्टेट में आती हैं, हमारी फीलिंग में आती हैं, फिर उसी से हमारी फिजियोलॉजी बनती है और वही चीजें हमारे बिहेवियर में आती है। दोस्तों, जैसे हमने कई चीजों को जनरलाइज किया हुआ है कि क्लाइंट लॉन्ग टर्म बीमा नहीं लेता, क्लाइंट को हमेशा आईआर दिखती है, क्लाइंट टाइम नहीं देता, क्लाइंट अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करता। जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक मैं अपनी बात कैसे रखूंगा, क्योंकि आज तक हमने अपनी बात को रखा ही नहीं ना, कहीं हमने बात ही नहीं की। हमें हमेशा लगा कि मैं जाऊं और ये मेरे को बीमा दे दे, हमारा जबकि काम ये नहीं था बीमा। आज हम बीमा, कई लोग तो बीमा खरीद रहे हैं, बीमा देने की बजाय बीमा खरीद रहे हैं। हमें लोगों को बीमा समझाना है, उससे क्वेश्चनिंग करनी है। आपको क्या लगता है बीमे से क्या होता है? आपको क्या लगता है बीमे में आईआर इंपॉर्टेंट है या सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है? उसके ज्ञान चक्षु खोलने हैं आपको, उसको सोचने पे मजबूर करना है। आपको पता है क्लाइंट को भी अकल है, क्लाइंट को भी सब चीजों का पता है, लेकिन हमें, हमारा ध्यान क्या होता है, किसी तरीके से ये मुझे चेक दे दे। अरे दोस्तों, आज आपने एक बार चेक ले लिया, जब तक चेक प्रेजेंट नहीं होता तब तक हमें डर लगा रहता है ये रुकवा ना दे, हमसे रिबेट ना मांग ले, हमसे कुछ और ना कह दे। मतलब इतना डर में हमारी जिंदगी जाती है जब तक वो चेक प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद हमें लगता है ये कूलिंग ऑफ में वापस ना ले ले ये चीजें। ये सारे डर आपके खत्म हो सकते हैं अगर फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपने उसको सही से कम्युनिकेट कर दिया, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम करना है। आप जो हैं कि आपसे बीमा क्यों ले, आप दुनिया से अलग क्यों हैं, इसमें जब जब आप गिर के काम करते हैं ना, आप जिंदगी भर अपने आप को गिल्ट में ही महसूस करते हैं। आपको 10 बार लगेगा ये मैं किस बिजनेस में आ गया, मुझे इस बिजनेस में आना ही नहीं था। मैं कहता हूं दुनिया का क्या, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट काम है जो आप लोग कर रहे हैं। बेस्ट काम, किसी के परिवार को सुरक्षा देना। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आप गारंटी करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में वेरी फर्स्ट डे से गारंटी नहीं करता। आप कहीं भी पैसा लगाते हैं, आप क्लाइंट को ये चीज जहन में उतारो ना, आप कहीं भी पैसा लगाते हो उसको टाइम चाहिए, 10 साल 20 साल। इवन आपका बेटा जिसके लिए दुनिया मन्नतें मांगती है ये बड़ा होके हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, क्या वो 25 साल से पहले आपके लायक बन सकता है क्या? जब तक वो इस लायक पढ़ेगा लिखेगा नहीं, सर्विस में नहीं आएगा, बिजनेस में नहीं आएगा, वो तब तक आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, चाहे आपका बेटा है तब भी। और उसके बाद की भी क्या गारंटी है वो आपके लिए कुछ करेगा? लेकिन हमारी LIC प्रोडक्ट तो उससे भी बेटर है, जो पहले दिन से आपको जितने की गारंटी दिखाते हैं उतने की गारंटी मिलती है। इतने अच्छे संस्था के साथ जुड़े होने के बाद भी हम हमेशा गिल्ट में क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं। दोस्तों, अब इसमें कोई, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। राजेश भाई, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें आ रहा है या क्वेश्चन बाद में लेने हैं तो बाद में भी ले सकते हैं। आप अपना सेशन पूरा कर लीजिए और जिन जिन लोगों के पास जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास नोट करके रखिए। ठीक है, हम सुनील जी को टाइम देंगे आपकी बात का जवाब देने के लिए। ठीक है सर, डन है। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग बेसिक मॉडल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, द होल आइडिया of human communication model is to better understand what we receive, how we feed the information and what we respond to। मतलब किसी भी चीज को आप कैसे लेते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, कैसे कस्टमर को फीड करते हैं और वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ट्राई टू एस्टेब्लिश ए बेटर कम्युनिकेशन मॉडल दैट वर्क्स ग्रेट फॉर अस। इसमें अस इसलिए बोला गया कि दोनों के साथ विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अब कई बार हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं क्लाइंट के सामने हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। सर आपको पता है ये डेप्रिसिएशन वाली पॉलिसी है, इसमें डेप्रिसिएशन शील्ड कवर है, कंज्यूमेबल कवर है, की रिप्लेसमेंट कवर है, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स कवर है, टायर सिक्योर, इंजन सिक्योर, रिटर्न टू इनवॉइस। एक क्लाइंट ने मेरे से पूछा अभी थोड़े दिन पहले, कह रहे ये
आप कहते हो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराओ या थर्ड पार्टी कराओ, ये सेकंड पार्टी कौन सी होती है? आपको पता है सेकंड पार्टी कौन सी होती है? किसी को पता है तो बताओ। उन्हें बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, कहता है सेकंड पार्टी की कोई बात ही नहीं करता, फर्स्ट पार्टी की बात करते हैं या थर्ड पार्टी की बात करते हैं। अमित पालीवाल जी को पता है। अमित पालीवाल जी, अब आप बताएं क्या होता है सेकंड पार्टी? सेकंड पार्टी कोई इंश्योरेंस होता ही नहीं है सर, होता ही नहीं है। फर्स्ट पार्टी क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक आपकी जो इंश्योरेंस होती है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है, उसमें सारी चीजें कवर हैं। कोई आपकी गाड़ी के नीचे आता है वो भी कवर है, किसी का नुकसान करते हैं वो भी कवर है, और आपका खुद का नुकसान भी कवर है। थर्ड पार्टी में खाली थर्ड पार्टी का ही कवर होता है। तो क्लाइंट की क्यूरियोसिटी, हम कई बार क्लाइंट के साथ आईआर ये बहुत सी बातें कर देते हैं। आप एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, आप इससे समझना। अरे अरे तुम वापस क्यों आए हो? वीडियो नहीं आ रही है। अरे तुम वापस क्यों आए हो? सर कुछ भूल गया हूँ सर। क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स भूल गया हूँ सर, ले लो। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया। दोस्तों, क्लाइंट बहुत सीधा है हमारा, और उसको सीधी सीधी बातें ही समझ आती है। हम उसको इतना टेक्निकल चीजों में घुसा देते हैं, सर ऐसा नहीं होगा तो ये होगा, सर वैसा नहीं होगा तो। अरे जितनी अकल हमें है, हमारे क्लाइंट को भी उतनी अकल है। जितना आप सीधा रहोगे ना, उतना ही अच्छा रहता है। क्योंकि दोस्तों, दिल की बात दिल तक पहुंचती है। तो आपको हमेशा दिल से ही बात करनी है, और दिल जो सही बात है वही करो। क्लाइंट आपसे इंश्योरेंस ले ना ले, लेकिन रिलेशन जब स्ट्रांग होता है ना आपका, बहुत चीजें मैटर करती है सर। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत हडल्स आते हैं। जब आप काम करते हैं तो हडल्स आते हैं, आपको उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है। क्या हडल्स आ रहे हैं आपकी? जब जाते हैं क्लाइंट के पास, उसकी कुछ सेल्स को लेके या मार्केटिंग आप जैसे बात करते हैं, उसको लेके कुछ मिथ होती हैं, उसकी कुछ प्रीसपोजिशन होती हैं, एजम्पशन होती हैं, जो उसने सुना होता है मार्केट में। आपको वो चीजें उसको क्लियर करनी होती हैं। उसके कुछ बिलीव्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट को लेके, आपको वो सब चीजें क्लियर करनी होती है। दोस्तों, प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं हम अपने क्लाइंट की? उसके क्या चैलेंजेस हैं, वो क्या फेस कर रहा है, उसके स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं, हम क्या सोल्यूशन उसको दे सकते हैं, और वो क्या सोल्यूशन ढूंढ रहा है। हाउ यू कैन ऐड वैल्यू थ्रू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, कैसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और उसको कैसे सर्च कर सकते हैं उसकी गोल की तरफ पहुंचने के लिए उसको। दोस्तों, इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, और आपको टेक्निक्स कैसे लगानी है वो आप देखें। ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर, जितने भी कम्युनिकेशन में बैरियर आते हैं, फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर एंड चैलेंज। आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। स्ट्रेटजी फॉर ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर, सबसे बेटर क्या है? एक्टिव लिसनिंग और सीकिंग क्लैरिफिकेशन। मतलब आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो आपने बोलना है। आपका बोलने का मतलब है आप ये बोलना चाहते हैं
उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं। कई बार क्लाइंट, अभी रिसेंटली बात हुई थी क्लाइंट से, तो कह रहे थे मुझे इसमें ना लॉन्ग टर्म कुछ करना है। तो हम लोग तो सोचते हैं ना लॉन्ग टर्म करता है तो अच्छा है। मैंने कहा लॉन्ग टर्म कितना, कह रहे 6 महीने का करूंगा। अरे मैंने कहा अगर 6 महीने लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म कितना होगा। तो कई बार क्लाइंट को लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन ही नहीं पता, शॉर्ट टर्म की नहीं पता, इसलिए आपको किसी चीज में घुसना नहीं है, क्योंकि वो उसका मॉडल है, जो उसने सुना हुआ है समझा हुआ है वो उसका मॉडल है। इसके बाद आपने उसको यूजिंग विजुअल एड्स और इलस्ट्रेशन, कई लोगों को एड्स मतलब सुन के समझ आती है चीजें, कईयों को इलस्ट्रेशन से समझ आती है। और उसके बाद आपने उनका फीडबैक लेना है। अगर वो आपको कहीं क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसके लिए भी आपको अपने आप को ओपन रखना है। दोस्तों, रैपो एक बिल्डिंग होती है, रैपो बिल्डिंग बोलते हैं। जब क्लाइंट आपके सामने बैठा होता है ना, क्लाइंट से कोशिश करो, उससे जब क्वेश्चन पूछो उसका नाम लेके बात करो। शर्मा जी आपको क्या लगता है ये ऐसा होता है, वर्मा जी आपको क्या लगता है ऐसा होता है, जैन साहब आप ये क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, आपने इसके अलावा कहां कहां पैसा लगाया। मतलब उसको साथ जितने क्वेश्चन आप करोगे ना, क्लाइंट भी अवेयरनेस में आता है। और एक्टिव लिसनिंग, उसकी एक्टिव लिसनिंग करनी है, उसको ध्यान से सुनना है। क्लाइंट को लगता है ना जब ये ध्यान दे रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो और भी इंटरेस्ट से बात करता है। और उसके साथ आपको एम्पैथी रखनी है, कहीं इसका गलत पैसा लग गया है या कहीं गलत कुछ इन्वेस्ट हो गया है, ओ अच्छा आपने भी कुछ सोच के किया होगा, यहाँ पे कुछ किया होगा, मतलब उसको सब चीजें बतानी है। और एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना है जहां पे आप और उसकी रैपो मैच करे। आपको उसी की टोन में ही बात करनी होती है। और उसके बाद जो भी लीड आपकी होती है उसको फॉलो करना होता है। और हमेशा जेन्युइन रहना है, मैं बार बार कहता हूं हमेशा आपको जेन्युइन रहना है। दोस्तों, जब एक रैपो बिल्ड होती है ना, एक कनेक्शन बिल्ड होता है, उसके लिए क्या टेक्निक होती है, एस्टेब्लिशिंग कॉमन ग्राउंड एंड शेयर इंटरेस्ट। एक जब कॉमन ग्राउंड होता है ना, तो आप दूसरों को एक दूसरे के इंटरेस्ट को शेयर करना होता है। यूजिंग मिररिंग एंड मैचिंग टेक्निक, जैसी टोन क्लाइंट की होती है, जैसा क्लाइंट चाहता है वैसे ही आपको टेक्निक यूज करनी है। क्योंकि हर आदमी उसके साथ जुड़ना चाहता है जो उसके जैसा होता है। हर आदमी अपने आप उसके साथ ही जुड़ता है जहां वो कंफर्ट फील करता है। इसलिए अपना जेन्युइन इंटरेस्ट उसको दिखाना है और उसके साथ एम्पैथी रखनी है। एक बार है ना मेडिकल में जरूर चेक करो, मेरे को कोई है ना। एक मिनट, ये राजेश जी, ठीक है, पर मेडिकल में दोस्तों, क्लियर एंड कॉन्साइज कम्युनिकेशन, हमेशा आपका कम्युनिकेशन इतना क्लियर और कॉन्साइज हो कि क्लाइंट को भी समझ आए। यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ऑर्गेनाइज थॉट्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। इसमें क्या है, देखो बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पे इसने। आप किसी को कोई भी मैसेज देना चाहते हो, कुछ भी समझाना चाहते हो, इसमें एक टेक्निकल टर्म होती है रिसीवर, सेंडर और मीडियम। रिसीवर क्या है, आप किसको समझा रहे हो, उसका प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, आप किसके लिए बात कर रहे हो। और भेजने वाले आप हैं तो आपका प्रोफाइल भी उसके तक जाना चाहिए। और मीडियम क्या यूज कर रहे हैं हम, एसएमएस। एसएमएस क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। लेकिन उसको हम इतना बड़ा कर देते हैं, कई बारी बंदा उसमें फंस जाता है। तो ऑर्गेनाइज थॉट्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, focus on the main point, addressing client concern and providing support। उसका कंसर्न समझना है और उसको सपोर्ट देना है। नेक्स्ट करना सर। जनरली हम लोग ना बहुत चीजों में फंस जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्लाइंट तो बहुत पढ़ा लिखा है, क्लाइंट के सामने बैठूंगा तो ये हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज जहन में उतार लो, जब आपको जिंदगी में किसी से कुछ चाहिए नहीं होता ना, आप और हम बराबर होते हैं। वो चाहे कितना बड़ा है, जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं उससे, तो आपको उससे डरने की क्या जरूरत है। कहीं भी डर लगे आपको, ये चीज अपने जहन में ले लो कि मुझे उससे कुछ चाहिए ही नहीं। हम डरते कब हैं, जब हमें कुछ चाहिए होता है, ये मेरे को बीमा दे दे, ये मेरे को ये दे दे, ये मेरे को चेक दे दे।
अरे भाई, आपकी बात अगर उसको कन्विंस हो गया, वो समझ गया, तो आपको चेक मांगना क्यों पड़ेगा? दोस्तों, वर्ड्स 7% मैटर करते हैं। जब आप किसी को कोई बात रखते हैं, आपकी जो टोन है, वॉल्यूम है, वो 38% मैटर करती है। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज 55% काम करता है। दोस्तों, आपको हमेशा आउटकम ओरिएंटेड रहना है। व्हेन वी आर आउटकम ओरिएंटेड, आवर डायरेक्शन इज सेट बाय आउटकम्स। मतलब आपका ध्यान, आप चाहते क्या हैं? क्लाइंट को कन्विंस करना चाहते हैं या उससे चेक लेना चाहते हैं? जब आपका ये होगा कि आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है या बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी है, उसकी लैकिंग बतानी है, उसका, जैसे हमारे को कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपको इंश्योरेंस लेना है, लोग कहते हैं कुछ बताओ। हमें बोलना चाहिए कि सर, इसके बताने के लिए मुझे कुछ आपके साइंटिफिक टूल इस्तेमाल करने होते हैं, साइंटिफिक टेस्ट करना होता है। क्लाइंट कई बार बोलता है साइंटिफिक टेस्ट क्या होता है? उसमें हम बोल सकते हैं A/H मॉडल है, CNA है, Y/Z है, HLV है, फाइनेंशियल पिरामिड है, मैप ऑफ लाइफ है। जैसे आप ये 6 चीजें बोलेंगे, क्लाइंट खुद सामने से पूछता है ये मैप ऑफ लाइफ क्या होता है, ये फाइनेंशियल पिरामिड क्या होता है। मतलब वहां से आपकी चीजों की ओपनिंग होती है, और क्लाइंट से जितने क्वेश्चन आप करते हैं, आप अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। और क्लाइंट को जब ये चीजें आप समझा देते हैं, तो क्लाइंट को दिक्कत नहीं होती। आपको सबसे पहले समझना है आप किससे बात कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा आपको क्या बात करनी है, और कब बात करनी है, क्यों बात करनी है, कैसे बात करनी है। सिंपल एनफ, बट इट इज इंपॉर्टेंट distinct, because when we are plan driven or solution driven, if it's very easy to lose sight when we are really trying to achieve. दोस्तों, कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल होते हैं कुछ जो आपको फॉलो करने होते हैं। बी क्लियर एंड कंसाइज इन एक्सप्रेसिंग आइडिया। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग हम बोलते बहुत है, हमें आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है, सुनने की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, एंजॉय द प्रोसेस, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। आप प्रोसेस को एंजॉय करो, ये लाइफ है ना। आपको यहां से अगर जयपुर जाना है, जयपुर में कुछ नहीं मिलेगा जो सोचा है, वो 2 मिनट की खुशी होगी। लेकिन अगर दिल्ली से जयपुर की जर्नी को एंजॉय करोगे ना, वो जर्नी 4 घंटे की वो भी। इसीलिए आप अपनी जो सेल्स करते हैं ना, उसको एंजॉय करना स्टार्ट करो, आपको मजा आएगा। यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन्स, उसका ध्यान रखना है। स्टिक विद योर एजेंडा एंड सर्विस एटीट्यूड। थैंक यू दोस्तों, ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। इसके अलावा कई चीजें ऐसी हैं जहां हम लोग मार खाते हैं। होता क्या है, हमें अपनी कम्युनिकेशन जो इंसान है ना, इसको बंद कर दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, बहुत ही जबरदस्त आपकी प्रेजेंटेशन थी। और क्या आज कम्युनिकेशन का रोल क्या है हमें हमारी सेल्स में, हमारे प्रोफेशन में, इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। मैं, यदि हमारे पास किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है सुनील भाई से इस प्रेजेंटेशन को लेकर, तो वो अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकता है, तो हम उनको मौका देंगे बात करने के लिए। राजेश, देखना किसी का चल रही है। नवीन जैन जी ने कुछ क्वेश्चन बोलना पूछा, चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। किसने बोलना? नवीन जैन, आवाज नहीं आ रही है इनकी, लेकिन क्लियर। और कोई? नवीन, आउट होके दोबारा इन करो, फिर आवाज आएगी तुम्हारी। एग्जिट लेके दोबारा से कर लो। अमित पालीवाल जी कुछ बात करना चाहेंगे क्या? सर, सुनील जी ने एक बात बोली कि क्लाइंट के सामने बैठ के हमें उसका नाम या सरनाम से संबोधित करना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, जो क्लाइंट हमारे सामने बैठा होता है वो हमसे एज में बहुत बड़ा होता है। कभी कभी 65 साल के भी क्लाइंट होते हैं। मतलब मेरा क्लाइंट तो शर्मा जी, लेकिन उनके पिताजी भी साथ में कभी कभी बैठे होते हैं, या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं
क्या, और ऐसे में उनको उनके नाम से संबोधित करें तो बुरा मान जाते हैं, तो क्या ऐसे में ये प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए कि नहीं? देखो सर, ये अभी तक मैंने सभी चीजें बोली ना, हमारा ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, हमने किस चीज को फीड किया हुआ। आपको कैसे लगता है वैसे कि वो बुरा मान जाएंगे? ऐसे किसी क्लाइंट ने बुरा माना है क्या आपका? क्लाइंट झेप जाता है सर, मतलब अगर तो मैं कब झेपा क्लाइंट? मतलब कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? मान लो कोई क्लाइंट सुरेश, नहीं नहीं सर, देखो एक चीज होती है अमित भाई, हम मान ले ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही अमित जी की। अमित जी वीडियो बंद करके बोलो। ब्रांड ब्रेथ का वो संकट है, वीडियो ऑफ कर दीजिए। मतलब मैं, आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज आ रही है? अमित जी अपना अब आ रही वीडियो है बंद करके बात करिए, वीडियो बंद कर लीजिए एक बारी, फिर शायद आवाज आ जाएगी। अब आवाज आ रही है? आ रही है। वीडियो बंद। अब आ रही है ना सर आवाज? आ रही है। हाँ जी ऐसा मतलब 2-3 बार ऐसा देखा है कि जब हमने किसी सीनियर एज के क्लाइंट को उसके नाम या सरनाम से बुलाया तो जी। उससे थोड़ा सा आनाकानी की बात, उठ करके चले जाते हैं, फिर बैठना पसंद नहीं करते। मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं अपनी सी उम्र से बहुत बड़े क्लाइंट से ऐसा अमित बोलना भाई ठीक नहीं मेरी बात रहेगा। सुनो। ब्रूस ली एक बात कहते थे कि आपको अपनी चीजों पे ना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, आपको अवेयरनेस में आना है। जब देखो कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज नथिंग, इज जस्ट ए ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन, इट्स जस्ट ए एक्सप्रेशन। जब इंसान बिना किसी डिस्टोर्ट, बिना किसी डिलीट, बिना किसी फिक्स मेंटेलिटी के साथ अपनी बात रखता है ना, तो उसकी बात दिल तक पहुंचती है। आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। मैं किस लिए कहता हूं, कई लोग घुस जाते हैं, भैया जी, अंकल जी, दीदी जी, उसमें ना रिलेशन में नहीं घुसना। मेरा पर्पस था, आपने 1 to 1 क्लाइंट है, क्लाइंट की तरह ही बात करनी। हाँ, कहीं आपका रिलेशन है तो वहां तो रिलेशन से ही बात करोगे ना। लेकिन जब आप किसी अजनबी से मिल रहे हो, किसी से मिल रहे हो, एज मैटर नहीं करती। आप शर्मा जी तो कह रहे हो उसको, वर्मा जी तो कह रहे हो, पालीवाल जी तो कह रहे हो, आप करके देखना ऐसा कुछ आए। कई बार हमारे प्री पोजीशन हमारे अंदर पड़ी होती है, ऐसे बोलूंगा ना ये बुरा लग जाएगा इसको, ऐसे बात करेंगे तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है। बट मेरे हिसाब से क्लाइंट ऐसा नहीं सोचता। थैंक यू डैंग जी, थैंक यू डैंग इसके जी। अलावा अमित भाई देखो, मतलब ये जो सुनील भाई ने जो बात करी है ना, वो एक जनरल टॉक है। बाकी ना हम लोग अपने क्लाइंट्स को अपने अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारा क्लाइंट किस तरीके का है, और हमें उस, क्योंकि हमारी एक एसोसिएशन बनी होती है, और हमने ना आज सुनील भाई का सेशन तो आज सुना है ना, हम उनको 15 साल से डील कर रहे हैं। यदि हम 15 साल से उनको अंकल जी बोल रहे हैं या शर्मा सर बोल रहे हैं, तो हमें वही रखना है, वो सुनील भाई के सेशन से चेंज नहीं करना, ठीक है ना? क्योंकि उनको एक तरीके से सुनने की आदत पड़ी हुई है, और उसके बाद यदि हम अपनी कम्युनिकेशन को दूसरे तरीके से लेके जाएंगे, यदि हम कहीं किसी नए बंदे से मिल रहे हैं, किसी नए क्लाइंट से मिल रहे हैं, तो आप उसको उसके नाम से रिप्रेजेंट करोगे तो वो शायद अच्छा महसूस करेगा। बट जहाँ पे आपकी पुरानी एसोसिएशन चल रही है, तो जिस तरीके से आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारे पास मिस्टर रॉय है हैदराबाद से, मैं उनको अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ। राजेश जी जरा उनको अनम्यूट करिए प्लीज। Yeah, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। At the outset, I would thank Sunil sir. Today's session was really good. Thank you. Always we feel that we should show our knowledge before the client. Yes. जो आप जो बोला है, cycle first, be an active listener. Yes. Get into issues, know क्या चल रहा है इसके mind में, इसके बाद connect हो जाओ. So this cycle is really excellent, sir. और अमित जी जो क्वेश्चन पूछा है, नाम, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन सर. आई थिंक बिकॉज आई डील विथ लॉट ऑफ हाई HNIs, especially doctors, top practicing doctors in Hyderabad. There is no other sweetest word in a person he can listen except his name, sir. आप कौन सा ये फाइनेंशियल टर्म यूज करो, आप म्यूट हो गए हो, एक बार अनम्यूट कर लो दोबारा।
आप कौन सा ही फाइनेंशियल टर्म करो, he may or may not get connected to it, sir. So the moment you tell the client's name, his brain will open. It is how beautifully and how politely you use the name. Yes, So great. you can use doctor, or you can use Sunil ji, Sunil sir, but Sunil bhaiya. So it is my personal opinion, sir. I think name is always acceptable, and I've tried it also with most of the clients, sir. We get more connected. Great. And one small request, आपका please share the PPT also in the group, sir. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. मेरे ख्याल से कोई डिजिटल हैंड रेज नहीं है. थैंक यू सो मच सुनील भाई, आज का सेशन बहुत वंडरफुल रहा. बहुत सारी चीजें आज हमें मिली अपने अरोड़ा तरीके जी से. कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सुरेश अरोड़ा सर ने अपना फिजिकल हैंड रेज करा है. हाँ सर, अरोड़ा सर प्लीज. सुनील भाई, बहुत अच्छा आपका कम्युनिकेशन का जो ये रहा, बहुत सुंदर और इफेक्टिव रहा है, और रियली आई हैव गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, सब आपका आशीर्वाद है सर. थैंक यू. अरोड़ा सर की कल एक सर्जरी हुई है, तो हम लोगों को सब एपीआरटी के मेंबर्स से रिक्वेस्ट है, सब उनके लिए प्रे करें बहुत जल्दी से उनकी रिकवरी हो. और इसके देखो ये एंथुसियाज्म है हमारे अरोड़ा सर का कि इतनी काफी बड़ी सर्जरी हुई है, 2 दिन शायद वो एडमिट भी रहे हॉस्पिटल में, उसके बावजूद भी आज वो सेशन अटेंड कर रहे हैं. और कल हम गोपीनाथ सर का एक सेशन चल रहा था हमारा शाम को, इवनिंग सेशन, उसमें ही वाज आल्सो देयर. तो ये डेडिकेशन हमारे अरोड़ा सर का है, उसके लिए बहुत बहुत हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमें हमारे साथ सुरेश अरोड़ा सर जैसे मेंटर्स हैं जो इस एपीआरटी को कंटिन्यूएशन में सपोर्ट कर रहे हैं. मैं अब आज ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज के प्रधान, हमारे एपीआरटी के प्रधान श्री राजेश चेतन जी को इनवाइट करना चाहता हूँ. वो आज के सेशन को आगे बताएंगे. और वोट ऑफ थैंक्स टू सुनील भाई आल्सो. सुनील भाई की आज के सेशन के बारे में मैं निशब्द हूँ. सुनील भाई हमारे बीच में रहते हैं, इसलिए हम उनकी योग्यताओं को ठीक से समझ नहीं पाते हैं. वो एक बड़े इंसान हैं, हमेशा दूसरों के काम के लिए तत्पर रहते हैं. और इतना ही नहीं है, लगातार अध्ययनशील हैं, बहुत बातें निकाल के लाते हैं जो हमसे साझा करते हैं, हमसे शेयर करते हैं. मैं एक बारी राजेश राठौर से ये विनती करना चाहता हूं कि एक बार 10 सेकंड के लिए मेरे पूरी टीम को, पूरे एपीआरटी परिवार को एक बार ओपन करके मैं सबका आज के सेशन के बारे में फीडबैक चाहता हूं. बहुत बढ़िया सेशन सुनील भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सेशन. बहुत बढ़िया सर, माइंड ब्लोइंग. Great session, sir. बहुत बढ़िया सेशन. बहुत अच्छा अकल्पनीय सर, बहुत शानदार जानदार था सेशन. एक्सीलेंट सेशन सर, बहुत अच्छा सेशन. थैंक यू सो मच. तो सुनील भाई देखो, सब लोग आज बहुत कुछ सीखा है आपसे, और धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है आपके लिए, क्योंकि आप एपीआरटी में हमारे लीडर हो, हमारे मोटिवेटर हो, हमारे संगठन को आगे बढ़ाने का दिन रात काम करते हो. तो एक औपचारिकता मेरे जिम्मे लगा दी है अतुल जैन साहब ने, इसलिए उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए मैं धन्यवाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं. पर आप कहीं इससे ऊपर हैं. मैं पूरे एपीआरटी परिवार की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान. अब मैं ये निवेदन करूंगा अतुल भाई से, एक बार 10 तारीख की विस्तृत सूचना, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो पूरी विस्तृत सूचना आप एक बार सबको दे दें तो अच्छा होगा. ओवर टू अतुल जैन. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि 10 जून को हमारा एक सेमिनार, क्वार्टरली सेमिनार हो रहा है, और वो इस बार हम बीम टेक के साथ मिलकर के, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के कर रहे हैं.
उसमें हमारे 4 स्पीकर हैं, जो 2 हमारे पास जो बिमटेक की फैकल्टी हैं, चटोराज सर और मनोज पांडे सर, और 2 हमारे पास स्पीकर हैं जो दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं। एक LIC के एक्स डेवलपमेंट ऑफिसर श्री हरीश देसाई जी हैं और दूसरे अंबर जी हैं, और ही इज कमिंग फ्रॉम इंदौर। बहुत अच्छे मोटिवेटेड ट्रेनर है। मैं अंबर सर से मेरा कोई 6-7-8 साल पुराना रिलेशन है, और हरीश देसाई जी से मैं पिछले दिनों लास्ट अप्रैल में ही, लास्ट मंथ ही मिला था हरीश देसाई जी से। मैंने उनको सुना था और मैं बहुत मोटिवेट हुआ था उनसे, उनकी स्पीच सुनने से। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, जब भी मैं कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तो मुझे सबसे पहले जो ख्याल आता है वो अपना ये परिवार याद आता है, FPRT परिवार याद आता है कि हमें क्या ऐसी चीज करनी है जो हम हमारे परिवार में भी वो चीज सब लोगों को पता लगे और हम आगे जा सकें। तो ये 4 स्पीकर्स के साथ हम लोग 10 जून को एक सेमिनार कर रहे हैं। जितने भी हमारे FPRT के मेंबर्स हैं, हमारे FPRT के जो मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो हमारे FPRT के मेंबर्स नहीं है, उनके लिए इसकी फीस जो है वो 1500 रुपए है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच और शाम की टी भी होगी, और चारों स्पीकर से मिलने का मौका मिलेगा। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें 31 मई तक अपनी कंफर्मेशन भेज दें, क्योंकि हमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं इस बार उनके साथ में। वहाँ पे बिमटेक में भी काफी कंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रही है, तो वो भी वहां से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे को नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट मिले। मेरा आप लोगों से इतना सा विनती है कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि ये इस बार हमारा जो उनके ऑडिटोरियम के अंदर ये सेमिनार होने जा रहा है, और उस ऑडिटोरियम की एक छोटी सी जो छोटी सी सिचुएशन ये है कि 200 ही सीट्स है, 210 सीट हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में हम लोगों को मना करना पड़े, क्योंकि एक बिमटेक में हमने एक कोर्स डिजाइन करवाया था बिमटेक से, और वो 15 लोगों के लिए डिजाइन कराया था, और जब हम लोगों ने फाइनल किया तो 28 लोग, और सब लोगों ने इतना प्रेशर मेंटेन किया कि नहीं सर, हमें भी ज्वाइन करना है, हमें भी ज्वाइन करना है। और ये बिमटेक की फैकल्टी की या मैनेजमेंट की एक ग्रेटनेस है कि वो FPRT के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और ये सब चीज मैं बार फिर दोबारा से एक बार आप लोगों के को अपडेट करना चाहता हूँ। ये सब इसलिए है कि हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी जो हैं, उनके जहां पे भी संबंध है बहुत सॉलिड संबंध है, और जहां पे वो बोलते हैं ना, उसके बाद उनके दूसरे सामने पाले में कुछ रहता ही नहीं कि वो मना कर सकें। ये जो सेशन भी ऑडिटोरियम में हो रहा है, ये भी उसी कड़ी का पार्ट है। चेतन सर से कल मेरी रात को ही डिस्कशन हुई है, जो वहाँ के जो बिमटेक के जो CEO हैं, सर क्या नाम उनका, डायरेक्टर श्री एच चतुर्वेदी सर, हरिवंश चतुर्वेदी सर, उनसे भी कल उनकी स्वीकृति भी मिली है हमें कल शाम को। वो भी हमारा इस सेशन के इनॉग्रेशन सेशन में अवेलेबल होंगे। उन्होंने राजेश चेतन जी से यही बात बोली कि मेरे पास कुछ और एजेंडा था, लेकिन क्योंकि आपका फोन आया है तो मैं इस निवेदन को मना नहीं कर सकता। और हरीश जो चतुर्वेदी सर है, उनसे मिलना वो एक बहुत बड़ी डिग्निटी है, बहुत संघ में बहुत मतलब संघ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन सब के बावजूद हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना निवेदन है कि जो लोग हमारे मेंबर्स हैं वो भी अपनी कंफर्मेशन दे, क्योंकि ये मत सोचना है मेंबर्स की भाई हम मेंबर हैं, हम तो कभी भी पहुंच जाएंगे। जिन लोगों का हमारे पास वो अप्रूवल होगा, उन्हीं लोगों को हम एंटरटेन करेंगे। जो लोग अपनी नाम लिखवाएंगे उन्हीं लोगों का हम नाम देंगे। बिमटेक में बिना नाम दिए आप लोग एंटर नहीं कर सकते। बिमटेक के कैंपस की ये उनके, क्योंकि बिकॉज ये प्रॉपर एक कैंपस है, तो वहां पे जिन लोगों का नाम गया होगा उनको अपना ID कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे को 31 मई तक उसमें, हाँ आज हमारा ये FPRT का जो ये पोस्टर है सारे ग्रुप्स में हम शेयर कर देंगे। आप लोग अपना 3 लोगों का हमने नाम, अजय त्यागी जी का नाम उसमें रखा है, सुरेश अरोड़ा जी का नाम उसमें रखा है, और एक राजेश राठौर जी, 3 लोगों का मोबाइल नंबर और उनके नाम उसमें उस पोस्टर में मेंशन है। आप इन तीनों में से किसी से भी कोऑर्डिनेशन कर लीजिए और अपना नाम दे दीजिए, जिससे कि हम उस प्रोसेस को आगे फॉलो करेंगे। वही लोग आपको बैंक डिटेल्स वगैरह शेयर करेंगे जहां पे आपको पैसे ट्रांसफर करने होंगे, जो नॉन मेंबर्स हैं। और जो लोग दिल्ली से बाहर आना चाहते हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपना नाम देंगे, क्योंकि हमारे पास वहां पे 7, 8, 10 लोगों का ही प्रोविजन हो पाएगा,
दिल्ली से बाहर लोगों के लिए जो रहने का अरेंजमेंट कर सकेंगे। इससे ज्यादा लोग होंगे तो हम उनको सेशन में तो अटेंड करने की परमिशन दे पाएंगे, लेकिन उनके रहने का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे बिमटेक के अंदर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सारा प्रोसेस पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से है। जो लोग अपना नाम अभी हमारे इन तीनों मेंबर्स को दे देंगे, हम उन लोगों को पहले प्रायोरिटी देंगे, उन लोगों को पहले प्रायोरिटी देंगे कि उन लोगों को ऐड करेंगे, और जो बैंक की डिटेल्स वगैरह सारी उन लोगों से आपको मिल जाएंगी। आज मैं ये सेशन वाइंड अप होने के बाद आप लोगों के पास ये सारा कुछ ये पूरा ब्रोशर आपके पास आ जाएगा। आप जल्दी से जल्दी, और मेरा आप लोगों से इतना और विनती है कि आप जितने भी अपने लोगों से जानते हैं, जितने भी जानकार लोगों को जानते हैं, आप उन लोगों को भी ये ब्रोशर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिखिए। जो चारों स्पीकर हैं वो इतना सब कुछ देने वाले हैं। 31 मार्च के बाद क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे हम बड़े प्रीमियम उठा सकते हैं। 31 मार्च तक तो सब लोगों ने बड़े प्रीमियम उठा लिए हैं, लेकिन 31 मार्च के बाद जहां पे एक ये लिमिटेशन आ गई कि 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम टैक्सेबल हो जाएंगे, उसका क्या वो उसका क्या तोड़ है। कैसे हम आज भी 50 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम ले जाकर उसको टैक्स फ्री मैच्योरिटीज दे सकते हैं। ये सब जानना है तो आपको इस सेशन को अटेंड करना होगा, और ये आपके लिए एक वंडरफुल सेशन होगा। मैं सब लोगों से विनती करता हूँ कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, और यदि किसी की कोई भी क्वेरी है तो इन तीनों लोगों से आप कोऑर्डिनेट करें। इसके अलावा भी जिनके पास मेरा नंबर है, यदि किसी को कोई बात है मेरा, राजेश सर का, या किसी भी बोर्ड मेंबर से यदि आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, तो हम सारी पूरी टीम एफपीआरटी टीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हम चाहेंगे कि आप इस इवेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। राजेश चेतन सर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल जिन लोगों ने मन बना लिया है एक बार चैट बॉक्स में सूचित करें कि मैं आ रहा हूँ सर। तो उसके अलावा भी तब भी उनको ना चैट बॉक्स के अलावा भी उनको इन तीनों लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, नहीं उसमें अतुल भैया तो करना पड़ेगा। एक बार कुछ तो पता लगे कि लोगों को क्या इंटरेस्ट कितना है, क्या है। ठीक है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सामने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर ऐसी मेहनत करने का फायदा भी क्या है। नहीं कोई बात नहीं सर, आपने इस परिवार को इतने आगे तक लेके आए हैं, और भी बहुत आगे लेके जाना है आपने। और आप लोगों के मैसेज आने लगे हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। मैं सत्यनारायण जी हैं कलकत्ता से, वो रेगुलर मेरे से कंटिन्यूस टच में है कि भाई बताओ कि क्या प्रोसेस है, मुझे आना है, आप मुझे बताइए पूरी। आज उनको पूरी रूपरेखा मिल जाएगी और सभी लोगों को पूरी रूपरेखा मिल जाएगी इसकी। ये हैदराबाद से भी कोई सज्जन है, वो भी हैदराबाद से आ रहे हैं। हैदराबाद से वही है सत्यनारायण सर हैं, वो आजकल 2 जगह से काम कर रहे हैं, कलकत्ता और हैदराबाद से। और भी लोग हैं हैदराबाद से जो मुझे मिले थे। नवीन जैन जी का कोई डिजिटल हैंड रेज है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। हाँ बोलो भैया नवीन भाई। नवीन जी अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भैया। राव साहब हैं हैदराबाद से, उन्होंने आने के लिए लिखा है। हैदराबाद राव साहब। एक मैडम मैसूर से आने के लिए लिख रही हैं। सुनील मान करनाल से आ रही है। कोई आएगा खाली हमारे बाबा। नवीन जी बोलो। नवीन जी आपकी माइक में प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो सर वही बात कुछ बताएंगे सर बिमटेक के बारे में। एंकरिंग करा लेंगे हम, चलेगा ये 10 तारीख का बिमटेक वाला कोर्स सर, इसमें डिस्कशन होगा क्या? सॉरी बिमटेक वाला कोर्स जो है इसमें डिस्कशन होगा क्या, जो बिमटेक का एक बार आपने डिजाइन किया था कोर्स? नहीं उसका इसमें डिस्कशन नहीं होगा। ये पर्टिकुलर दो टॉपिक्स पे ऊपर अलग अलग टॉपिक्स हैं दोनों, अब वो भी आज आपको मिल जाएंगे। जो वो कोर्स है वो 3 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स था, हम लोग वहाँ पे जाके रह के हमने वो कोर्स किया था। इसके साथ हम लोग बिमटेक के साथ एक और बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉसिबल हो सके। 9 महीने का एक कोर्स डिजाइन करने की प्लान कर रहे हैं। वो 9 महीने का एक वो सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, वो पूरा प्रॉपर बिमटेक उसमें हम लोगों को सबको सर्टिफिकेट देगी। और जो ये 10 जून का सेशन है, इसमें भी जो लोग अटेंड करेंगे उन लोगों को भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बिमटेक की तरफ से मिलेगा। बिमटेक और एफपीआरटी का ज्वाइंट सर्टिफिकेट मिलेगा। अतुल भैया ये बता दो कि इस साल भी हम रेजिडेंशियल कोर्स करने वाले हैं। हाँ। और उसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो इस सेशन में आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। जो लोग हमारे पास इस सेशन में आएंगे, जो हम आगे रेजिडेंशियल कोर्स प्लानिंग करेंगे, उन लोगों को उस बात की वैरायटी मिलेगी कि भाई वो लोग भी उसका पार्टिसिपेट बन पाएंगे। राव साहब का डिजिटल हैंड रेज है, हम उनके बाद आज की
इस मीटिंग को समाप्त करना चाहेंगे, उनको अनम्यूट किया जाए प्लीज। डॉक्टर कुलदीप ने लिखा है वो 2 बेटों के साथ आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेलकम सर, डॉक्टर। Yes, sir. I will be coming, sir. और कुछ आ रहा है हैदराबाद से, just message me so that we can coordinate and come together, sir. I will share the number of Mr. Satyanarayan ji. He is also from Hyderabad, so he is coming. Okay. So I will share his name and number to you, and your number to him, so that you can coordinate each other. It will be easier for you to be to come from airport to BIMTech in a one taxi only. Yes, sir. Yeah. Thank you. Thank you so much. तो now मेरे ख्याल से हमारा अब समय ऑलरेडी हम लोग एक्सीड कर चुके हैं 7 मिनट। तो मैं राजेश राठौर से शांति पाठ की